नमस्कार, भारत 24 में आपका स्वागत। मैं हूं महिमा सिंह कंवर और आप देख रहे हैं वंदे भारत। वंदे भारत दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र भारत, जहां पर होती है हर खबर की बात और दुनिया की नजर उस देश की। ऐसी हर खबर की पूरी कहानी हम आपके लिए लेकर आते हैं, जिनका सीधे सरोकार आपसे होता है, देश से जुड़ा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वंदे भारत और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ आज का अपडेट सबसे पहले आपको देते हैं। आपने खबरें विश्व से जुड़ी हुई देखी और सुपरफास्ट अंदाज में आपको तमाम बड़ी खबरें, तस्वीरें दिखाई। अगली खबर का रुख करेंगे। तमिलनाडु के बिजली मंत्री सेंथिल पर ईडी की कार्रवाई के बाद से देश भर में सियासी जंग क्यों छिड़ी हुई है? विपक्षी दल आखिर ईडी को क्यों सरकार का हथियार बताने में लगे हुए हैं? सब कुछ आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी पर कार्रवाई, हिरासत में लेते ही बिगड़ गई हालत। छापे पर सियासी लड़ाई की पुरानी आदत। देश में जब भी विपक्षी नेताओं पर एजेंसियां कार्रवाई करती है तो आरोप लगता है कि मकसद सियासी है। लेकिन तमिलनाडु में अभी ना तो चुनाव है और ना ही सियासत में कोई बड़े फेरबदल के संकेत। लेकिन फिर भी एक छापे के बाद सियासी पार चढ़ गया है। जरा ये तस्वीर देखिए। ये कोई अधिकारी, बाबू या कारोबारी नहीं है। ये हैं तमिलनाडु के बिजली मंत्री। नाम है सेंथिल बालाजी, जिनके ग्रह नक्षत्र तारे अचानक से तब बिगड़ गए जब ईडी की टीम उनके घर आ थमकी। मंत्री जी को इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं। तो फिर क्या था? टीम को देखकर उनका टेम्परेचर बिगड़ गया। हिरासत में लेते ही हालत बिगड़ गई। ईडी बुधवार सुबह जब बालाजी को मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जा रहे थे, उसी दौरान डीएम के नेता फूट फूट कर रोने लगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर में मामला है क्या, जिसके कारण उनके घर ईडी की टीम पहुंची थी और फिर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। सेंथिल बालाजी 2018 में डीएमके में शामिल हुए थे। सेंथिल एआईएडीएमके की सरकार में परिवहन मंत्री थे। 2011 और 2015 के बीच हुए एक नौकरी घोटाले में आरोपी माना गया है। मंगलवार को ईडी की टीम ने सेंथिल के घर और कई ठिकानों पर छापेमारी की। करीब 10 घंटे तक चली छापेमारी के बाद कस्टडी में ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने ही सेंथिल के खिलाफ कथित कैश फॉर जॉब घोटाले की पुलिस और ईडी जांच की अनुमति दी थी। आयकर विभाग ने भी पिछले महीने राज्य में बालाजी के करीबी लोगों के परिसरों पर तलाशी ली थी। उसके बाद ये कार्रवाई अब हुई है, लेकिन इस एक्शन का रिएक्शन बड़ा होता नजर आ रहा है। हिरासत में लेने के बाद ही जब सेंथिल की तबीयत बिगड़ी तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ उनसे मिलने के लिए राज्य के सीएम स्टैलियन समेत कई बड़े नेता पहुंचे। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी ईडी की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए इसे विपक्ष के खिलाफ अभियान बताया और साफ कहा कि हम डरने वाले नहीं। रात में अरेस्ट कर लेके गए। वो कहीं भागने वाला नहीं था। वो कोई एक मुंह छुपाने वाला आदमी नहीं था। एक रेप्यूटेड आदमी, डीएमके का एक अच्छा मिनिस्टर, और उसको रातों रात पकड़ने की क्या आवश्यकता थी? और अगर कोई गलती किया है तो उसको आप सुबह आके इंक्वायरी कर सकते थे। आप एक तरफ सीबीआई रेड डाल रहे हैं उनके घर पे, उनके दफ्तर पे, और उनके खिलाफ कार्रवाई करके ईडी ने अगर रातों रात उसको लेके जाती तो ये घटना मैं इसको कंडम करता हूं। दूसरी तरफ बीजेपी सीएम स्टैलियन से मंत्री का इस्तीफा लेने की मांग की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने साफ कहा है कि कोर्ट के निर्देश थे, लेकिन फिर भी सीएम स्टैलियन के अहंकार के कारण अब तक बालाजी पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। Sir, we are very clear. The day ED arrest him, he has to be cleared from his ministership post. That is the principle of natural justice. And that too, in this case, the Tamil Nadu Chief Minister is maintaining the Home Department in his hand. And how can he be neutral? We have given a memorandum to the Honorable Governor of Tamil Nadu, R.N. Raviji, a month back,
that Senthil Balaji should be removed from ministership. It is Chief Minister's ego he is keeping him. Despite a Supreme Court direction to the Tamil Nadu police to file a charge sheet against Senthil Balaji under Prevention of Corruption Act, there is no similar case like this in India. This is a very peculiar case. And not removing Senthil Balaji from ministry is an affront to criminal justice system, it's an affront to principle of natural justice. I hope Mr. M.K. Stalin ji will see some reason. कार्रवाई के बाद सियासी कोहराम तो मचा है, लेकिन हम आपको पर्दे के पीछे की कहानी भी समझाते हैं। दरअसल भले ही तमिलनाडु में अभी चुनाव नहीं है, लेकिन देश में 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। तमिलनाडु देश के उन 5 राज्यों में शुमार है जहां लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। यहां लोकसभा की 39 सीटें हैं। अभी सूबे में डीएमके और कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। ऐसे में भाजपा ने भी यहां पूरी ताकत झोंक दी है। पिछले 6 महीने के अंदर तमिलनाडु की देश में काफी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी तमिल संगम का आयोजन करवाया। इसके अलावा नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में भी तमिलनाडु के संतों ने पूजन किया। तमिल की संस्कृति से जुड़ी सेंगोल को संसद भवन में रखा गया। कुल मिलाकर भाजपा ने तमिलनाडु पर काफी फोकस किया है। अब ये मामला बीजेपी के लिए 24 में प्लस पॉइंट बन सकता है। इस बात की भनक विपक्षी दलों को भी है, इसलिए सेंथिल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भाजपा की केंद्र सरकार जानबूझकर विपक्षी दलों के नेताओं को टारगेट कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि किस तरह से तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक सियासत गरमाती जा रही है। अगली खबर का रुख करेंगे और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 26 मई को नाबालिग लड़की को भगा ले जाने के बाद शुरू हुआ बवाल अभी भी थमने का नाम फिलहाल नहीं ले रहा। अब 15 जून यानी कि कल महापंचायत बुलाई गई है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि एक मामले के बाद जिस तरह से हिंसा हुई, क्या वो सही है और एक के गुनाह के लिए क्या सबको सजा मिलनी चाहिए? आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पहले लव जिहाद के नाम पर बवाल, अब महापंचायत की हो रही तैयारी। देवभूमि में आखिर क्यों मचा है दंगल? पहाड़ में बिगड़ते माहौल के क्या क्या एंगल? एक का गुनाह सबको क्यों सजा? आखिर कौन बदलना चाहता है फिजा? उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र का उत्तरकाशी जिला और यहाँ का पुरोला पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में है। कारण है नाबालिग लड़की को भगाने का एक मामला, जिसमें जैसे ही लव जिहाद का एंगल सामने आया, विरोध और आक्रोश की आग ऐसी भड़की कि घटना को 18 दिन बीत गए हैं, लेकिन हालात सामान्य नहीं हुए हैं। अब मामले में महापंचायत बुलाई गई है, जिसको लेकर मुस्लिम व्यापारियों में लगातार डर बढ़ रहा है। दरअसल 26 मई को बिजनौर के रहने वाले जितेंद्र सैनी और उवैस खान ने पुरोला में एक नाबालिग लड़की को भगाने की कोशिश की थी, जिन्हें स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने पकड़ा था, जिसके बाद जो हुआ वो पहले यहाँ पर कभी भी नहीं हुआ था। पुरोला में मुस्लिम व्यापारियों के खिलाफ स्थानीय व्यापारी और लोग उतर आए हैं। प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। पुरोला, बड़कोट, पटवाड़ी में मामले को लेकर प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने मुस्लिम व्यापारियों की दुकानों पर धमकी भरे पोस्टर चस्पा कर दिए और उन्हें दुकान खाली करने की धमकी भी दी, जिसमें लिखा था कि 15 जून को होने वाली महापंचायत से पहले दुकानें खाली कर दें। फरमान तो जारी कर दिया गया, लेकिन इसका पैगाम क्या जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा। पहाड़ के पथरीले हालातों में दशकों से हिंदू मुसलमान साथ रहते आए हैं, तो सिर्फ एक घटना के बाद ऐसा बर्ताव, ऐसा रिएक्शन क्या बड़े सवाल खड़े नहीं करता? पुरोला में जो घटना घटी है, ये पर्वतीय क्षेत्रों में पिछले 1 दशक में कोई नई घटना तो ये नहीं है, लेकिन स्थानीय स्तर पे जो जानकार हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो सोशल सेक्टर के लोग हैं, वो समझा बुझा के ऐसी घटनाओं को मतलब दबा देते हैं ताकि सामाजिक सौहार्द बना रहे। लेकिन पुरोला की घटना ने जो है इसको थोड़ा सा जो है हाईलाइट कर दिया है, और ये उस क्षेत्र में कोई नई घटना नहीं है। लेकिन जैसे मैं घूमता हूँ तो मैं ऐसी जो स्थिति पुरोला में इस समय हुई है, या यूँ कहें रवाई घाटी में जो स्थिति हुई है, मैं पिछले 1 दशक से ऐसी आशंका व्यक्त करता आया हूँ
और अगर उस क्षेत्र के जो सामाजिक सरोकार जो लोग रखते हैं वो चाहे किसी भी धर्म के हों, उनसे मैं बार बार इस चीज़ को कहता आया हूँ कि आपके क्षेत्र में ये स्थितियाँ विस्फोटक होने वाली हैं, तो इनको जो है सामाजिक दायरे में ही इनको रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। एक चिंगारी काफ़ी है आशियाँ जलाने को, यहाँ जेबों में लोग बारूद लिए फिरते हैं, बस्तियों की बिसात क्या होगी। उत्तराखंड के जिस तरह के हालात हैं उनको देखकर ऐसा ही कुछ कहा जा सकता है। पुरोला की एक घटना ने पूरे पहाड़ प्रदेश में उबाल ला दिया है। हिंदू संगठन अपने तरीके से महापंचायत पर अड़े हैं, तो मुस्लिम संगठन अपने तरीके से महापंचायत करके उसका जवाब देना चाहते हैं। इस एक घटना ने सामाजिक ताने बाने को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। गुनाह की एक घटना ने जिस तरह यहाँ मुस्लिम परिवारों को निशाने पर ला दिया, उसके बाद उनके भविष्य को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्हें डर सता रहा है कि जिस तरह उनकी दुकानें तोड़ी गई, पोस्टर लगाए गए, ये कहाँ का न्याय है। ऐसे ही एक घटना के बाद शहर खाली करवाए जाने लगे तो कौन कहाँ जाएगा। पुरोला की घटना पुरोला तक सीमित नहीं रही है, सारे उत्तरकाशी में, सारे टिहरी में और तमाम अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी नफरत का माहौल पैदा हो रहा है जो हमने कभी देखा भी नहीं था, सुनना भी नहीं था और आज हमसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है। बड़े दुखी मन से हम ये बात कहना चाहते हैं कि इस माहौल को भाजपा के लोग अन्य हिंदू संगठनों के माध्यम से बिगाड़ना चाहते हैं। पंचायतों की ज़रूरत पड़ी क्यों? सरकार का फेल्यूर है ये। सरकार अपना एजेंडा सेट करना चाहती है और इस प्रदेश के अंदर वो जो गुजरात मॉडल लाना चाहते हैं, वो गुजरात मॉडल कभी यहाँ पे लागू हो नहीं पाएगा। उसकी वजह ये है कि हम देवभूमि के लोग हैं, हमारा ठाकुर ब्राह्मणों से, तमाम लोगों से ऐसे रिश्ते हैं, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, हम लोग आपस में मिक्सअप हैं। इस धरती पे, उत्तराखंड की धरती पे इन पंचायतों की आवश्यकता पड़ी क्यों? सवाल ये भी है कि जब गुनहगार गिरफ्त में है तो ये आशंकाएं कौन बढ़ा रहा है कि लव जिहाद जैसी चीजें बढ़ाई जा रही है। क्या हाल के दिनों में उत्तराखंड में जिस तरह से सामने आए हैं केसेस, उनका ये रिएक्शन है, पुरोला का ये टेंशन? और अगर ऐसा ही होने लगा तो ऐसे ही पंचायतों में फैसले तय होने लगे तो देश के कानून और संविधान की बात कहाँ जाएगी। पुरोला के हालात देवभूमि के सौहार्द को ही कटघरे में नहीं खड़ा करते, बल्कि आपसे हमसे भी सवाल खड़े करते हैं। किसी एक के गुनाह की सजा पूरी कम्युनिटी को देना कितना सही? क्या कानून संविधान से नहीं, महापंचायतों से सब तय होगा? एक घटना के आधार पर सबको भगा देने की जिद कितनी सही? भारत का लोकतंत्र सबको देता अधिकार, फिर क्यों मजहबी वाद? क्या विशेष समुदाय को साजिश के तहत लव जिहाद के नाम पर किया जा रहा टारगेट? जीवन साथी का चुनाव निजी अधिकार, तो क्यों खड़ी की जाती है धर्म की दीवार? पुरोला में पंचायत इसलिए हो रही है कि देवभूमि जैसे स्थान पर यहाँ बहू बेटी बचाना बड़ा दुर्लभ हो गया है और यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के कारण से जिहादियों ने हिंदू महिलाओं को, हिंदू बहू बेटियों को टारगेट बना करके और उनको पहले लव जिहाद के नाम पर फंसाया जाता है, फिर उनके टुकड़े किए जाते हैं। पूरे देश को पता है। उत्तराखंड में जो भारी संख्या में पर्यटक आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, इस देवभूमि को इतना विवादित कर दिया जाए, ये इनके मंसूबे हैं। और हिंदू मुस्लिम के, मैंने पहले भी कहा था कि उत्तर प्रदेश के जो दंगाई है, क्योंकि वहाँ योगी जी की सरकार में दंगाइयों की दुकानें बंद है, वो लोग उत्तराखंड में दंगा करके हिंदू मुस्लिम भड़काकर उत्तर प्रदेश से आए हुए ऐसे दंगाई इस देवभूमि को भी कलंकित करना चाहते हैं। जो बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश या दूसरी जगहों से जो लोग आ रहे हैं, जिनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता, कहने को अपने स्तर पर सरकार जरूर ये कहती है कि सबका वेरिफिकेशन किया जाएगा, तो बहुत जरूरत है कि धामी सरकार तेजी से वेरिफिकेशन ड्राइव को चलाए, ताकि अगर कोई भी संदिग्ध है उसकी पहचान की जा सके और वो यहाँ अपराध को अंजाम देकर के, खासतौर पर जिस तरह से, क्योंकि ये अपने आप एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये पुरोला की घटना से पूरे देश का ध्यान अट्रैक्ट हुआ है, लेकिन ये सवाल उत्तराखंड में बार बार उठता रहा है कि यहाँ से पर्वतीय क्षेत्र, खासतौर पर जो सीमांत जनपद है, जो इंटीरियर के इलाके हैं, जो ट्राइबल के इलाके हैं, वहाँ से बच्चियों को, लड़कियों को बहला फुसला करके लेकर के जाया जाता है। और वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, हरियाणा, राजस्थान या दूसरे हिस्सों में भी कई बार इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो बड़ा सवाल है कि जो पटवारी पुलिस हमारी है, जिसके भरोसे पूरे पर्वतीय क्षेत्र रहता है, उसको भी सोचने की जरूरत है। रेगुलर पुलिस को लेकर के क्या किया जा सकता है, उसको भी देखने की जरूरत है। पहाड़ों पर जिंदगी की जंग वैसे ही कठिन है।
ऐसे में मजहब, जाति के नाम पर ये बवाल होंगे तो किसका भला होगा। लेकिन अगर ये एक बार नहीं बार बार हो रहा हो तो समाज को, सिस्टम को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत होगी, क्योंकि परेशान तो इंसानियत ही होती है। पुरोला की ये परेशानी किसी देश की नहीं, बल्कि किसी राज्य की भी नहीं, बल्कि उस समाज की है जहां अब तक सब ठीक था। लेकिन एक घटना के बाद जहां सब बदल गया, बेहतर होता कि महापंचायत से समाधान तलाशने की जगह आपस में बैठकर सब तय होता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। बात महाराष्ट्र की राजनीति की करेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में अभी तक पोस्टर पर संग्राम छिड़ा था, लेकिन ईडी की कार्रवाई के बाद अब शिंदे सरकार पर भी हमले और तेज हो गए हैं। संजय राउत ने अब सरकार की डेडलाइन भी कैसे बता दी है, आपको पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए हम बताते हैं। महाराष्ट्र सरकार पर संजय का सियासी वार। अब ज्यादा नहीं चलेगी शिंदे सरकार। शिंदे के पोस्टर पर राजनीतिक संग्राम। शिवसेना का हमला, बीजेपी का डिफेंस। महाराष्ट्र में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले एक पोस्टर को लेकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के बीच सब कुछ सही नहीं चलने के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल ये विज्ञापन एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने खुद छपवाया है। इस विज्ञापन में सीएम एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा लोकप्रिय बताया गया है। इस सर्वे में दावा किया गया है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को सीएम पोस्ट के लिए 26.1% लोग पसंद कर रहे हैं, जबकि फडणवीस को 23.2% लोग पसंद कर रहे हैं। अब इसे लेकर तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। विपक्ष पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा, ये विज्ञापन करोड़ों रुपए खर्च कर बनाया गया है। एकनाथ शिंदे शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे को भूल चुके हैं। शिवसेना ने अपना बुलबुला फोड़ दिया है। विज्ञापन में शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर नहीं ली गई। सरकार अंतर्विरोध से गिर जाएगी, ये पहली बात। और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, 3 महीने की जो मुदत दी है, मोहलत दी है, उसके आधार पर भी सरकार 2 महीने के बाद नहीं रह सकती। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट है, निर्देश स्पष्ट है। सब कुछ गैरकानूनी, इलीगल है, संविधान के विरोध है। तो यहाँ के विधानसभा अध्यक्षों को कानून का और संविधान का पालन करना ही पड़ेगा। अभी महाराष्ट्र में पोस्टर पर सियासी संग्राम जारी ही था। इसी बीच तमिलनाडु में बिजली मंत्री पर ईडी के छापे ने विपक्ष को और मौका दे दिया। संजय राउत ने शिंदे पर इसी मामले पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ईडी का इस्तेमाल कर रही है, शिंदे भी उनके ही मोहरे हैं, लेकिन अब उनकी सरकार ज्यादा दिन की नहीं है।